हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। देखिए KMnO4 उसका प्रिपरेशन किस टाइप से करते हैं। देखो पहले इंडस्ट्रियल मेथड बता रहे हैं इसके लिए। फ्रॉम पायरोलुसाइट, बेटा ये पायरोलुसाइट है, इसका और होता है, ये होता है MnO2। फ्रॉम पायरोलुसाइट और, पायरोलुसाइट और है, इससे अपन इसका फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर देखो क्या करते हैं, बेसिक मीडियम के अंदर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। तो अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम। और यहां पर ये जो ऑक्सीडेशन होता है हाईली बेसिक मीडियम में होता है, ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम। तो यहां पर आप ले रहे हो पायरोलुसाइट MnO2, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो बेसिक मीडियम के अंदर। यहां पर लिया जाता है बेसिक मीडियम में जनरली KOH और पोटेशियम नाइट्रेट भी डाला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिक मीडियम में जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है MnO4 टू नेगेटिव। इसमें कन्वर्ट हो गया मैग्नेटाइन में, और मैग्नेटाइन होता है अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण ये डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है, ये शो करता है डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, और इससे कन्वर्ट हो जाता है MnO2 प्लस MnO4 नेगेटिव। यानी +6 किस में जा रहा है, +4 के अंदर जा रहा है, +7 में। एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो उसको अपन बोल देते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और पोटेशियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसके साथ में MnO4 नेगेटिव किसका फॉर्मेशन करेगा, KMnO4। तो यहाँ पर बन जाता है KMnO4। या बेटा यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पर जो बना हुआ MnO4 टू नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी किया जाता है इंडस्ट्रियल मेथड में, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर ये कन्वर्ट होता है मैग्नेटाइन, सॉरी परमैग्नेटाइन में। तो यहां पे देखो आपको क्या बताया, पायरोलुसाइट से करोगे बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन, परमैग्नेटाइन बनेगा जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से, मैग्नेटाइन बनेगा जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KMnO4 में। ऐसे देखो ये जो मैग्नेटाइन है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, KMnO4 का, पर मैग्नेटाइन बन जाता है। ठीक है, उतारो इसको। उतार लिया। अब देखो इसका लेबोरेटरी मेथड बता रहे हैं आपको, लैब के अंदर इसको किस टाइप से प्रिपेयर किया गया था। लेबोरेटरी मेथड देखो, लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, आप लेते हो Mn+2, जैसे MnO हो गया इसका ऑक्साइड, इसके साथ में मिलाते हैं H2OH2 नेगेटिव। याद है क्या, मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड जिसमें प्रॉक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होता है मार्शल एसिड। इसके साथ में रिएक्ट करवाते हो तो यहां पर फॉर्मेशन होता है MnO4 नेगेटिव। सिंपल सा है। लेब के अंदर आपको क्या लेके जानी है, मार्शल, मार्शल में क्या लेके जाओगे, Mn+2, और जैसे ये लेके गए तो यहां पर आपको किसका फॉर्मेशन होगा, KMnO4 का। क्लियर हो गया। इसकी स्ट्रक्चर आपने सीखी है केमिकल बॉन्डिंग में, याद करो क्या था, 2 प्रॉक्सी बॉन्ड थे ऐसे, इस टाइप से होता। मार्शल वन ऑफ द कार विच हैव 2 हेडलाइट, यानी मार्शल एक कार होती है जिसमें 2 हेडलाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में 2 प्रॉक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो मार्शल के साथ में Mn+2 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, KMnO4। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो ध्यान में रखना KMnO4 इसका प्रिपरेशन कौन से और से करते हैं, पायरोलुसाइट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का अपन ने किससे किया था, क्रोमाइट और से, FeCr2O4 से। उतारो। अब देखो एक हीटिंग इफेक्ट का भी यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। हीटिंग इफेक्ट,
हीटिंग इफेक्ट ऑन KMnO4। KNO4 के ऊपर हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? जब आप KMnO4 है इसको हाईली हीट करते हो तो ये कन्वर्ट होता है K2MnO4, MnO2 प्लस O2 ये रिलीज होती है। KMnO4 है इसको हाईली हीट करते हो, किसमें कन्वर्ट होगा? K2MnO4, MnO2 और O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना टेम्परेचर का इफेक्ट। कई बार ये हो जाता है इसके प्रेजेंस में ये X बना देता है, ये Y बना देता है, फिर पूछ लेता है X और Y क्या होता है। तो ये था इसका हीटिंग इफेक्ट। अब देखो अपन ने KMnO4 को पढ़ा, उसका प्रिपरेशन पढ़ा, K2Cr2O7 है उसको प्रिपरेशन पढ़ा। अब इनकी जो कंपाउंड उनकी नेचर बता देता हूं मैं कि इसके कंपाउंड की कौन कौन सी नेचर होती है। तो लिखो नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड्स, इनके कंपाउंड से उनकी नेचर पढ़ रहे हैं अपन। देखो नेचर ऑफ कंपाउंड किस टाइप से होगा? जैसे Mn के कंपाउंड है, जैसे मैंने यहां पर ले लिया MnO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Mn2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, MnO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, MnO4 2 नेगेटिव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड MnO4 नेगेटिव +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये होता है एम्फोटेरिक नेचर। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ में इसकी एसिडिक नेचर बढ़ती है। तो इधर वाले कौन से होंगे? एसिडिक नेचर वाले। और इधर जाओगे तो कौन सी नेचर आ जाएगी इसकी? बेसिक। बेसिक नेचर। देखो किस टाइप से बेटा, लेफ्ट टू राइट अपन इधर जा रहे हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहे हैं। तो इसका अगर फाई देखोगे तो फाई पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q/R। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और एक ही मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ साथ में उसका चार्ज उसकी रेडियस है वो डिक्रीज होती है। तो Q इंक्रीज हो रहा है, R डिक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा? फाई की वैल्यू इंक्रीज। इट मीन्स क्या इंक्रीज होगा? आपका पोलराइजेशन। याद करो फजान रूल में क्या बोला था? पोलराइजेशन इंक्रीज होता है तो वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज होंगे। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक नेचर। तो बेटा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ में कौन सी नेचर बढ़ जाएगी? आपकी एसिडिक। ये बढ़ जाएगा एसिडिक नेचर। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो आयनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गए। आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक नेचर। तो इधर जाएंगे तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगी। तो ध्यान में रखना ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट वाला तो आपका क्या होता है? एम्फोटेरिक। और जैसे ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी पोलराइजेशन बढ़ेगा, जिससे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक नेचर। कोवलेंट कैरेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? एसिडिक नेचर। और आयनिक क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बेसिक नेचर। ठीक है, उतार लो इसको। आगे देखिएगा, जैसे आपके पास में था MnO4 2 नेगेटिव, तो मैंने इसको ये लिख दिया H2MnO4। इसका एसिड बना लिया हाइड्रोजन लगा के, एक हो जाएगा HMnO4। बेटा ये यहां पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +6। और यहां पे किस में प्रेजेंट होता है? +7। ये होता है मैग्निक एसिड। मैग्निक एसिड। और 7 वाला क्या बताया था? परमैग्निक एसिड। ये होता है परमैग्निक एसिड। और इक एसिड होता है उसका एनाइन होता है 8। इक किस में बदल जाता है? 8 में। तो यहां पे ये क्या होगा? MnO4 2 नेगेटिव।
तो ये होता है मैग्नेट आयन, और ये क्या हो गया MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन, ये होता पर मैग्नेट आयन। तो ध्यान में रखना ये क्या होगा मैग्निक एसिड, और ये वाला क्या होता है पर मैग्निक एसिड, ये इसके एनाइन होते हैं, तो इसको क्या बोलोगे सबसे हायर वाले पे +7 वाले को पर मैग्नेट आयन, और 6 वाला क्या होता है मैग्नेट आयन। उतारो इसको। ऐसे नेचर क्रोमियम कंपाउंड है उनकी भी नेचर बताते हैं, देखिएगा। जैसे क्रोमियम का लिखा Cr2O, जो मैन होता है उसी को लिख रहा हूं Cr2, या +2 ऑक्सीडेशन साइट वाला भी हो सकता है Cr2O3, Cr2O3, Cr2O7 2 नेगेटिव लिख दो, या CrO4 2 नेगेटिव, मैन को लिख रहा हूं। तो यहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये किस में प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस में होता है +6 में। इसका जो इंटरमीडिएट वाला है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, वो सिमिलर टू Mn, ये एम्फोटेरिक नेचर है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ साथ में कौन सी नेचर बढ़ेगी एसिडिक, तो ये कौन सा हो जाएगा एसिडिक नेचर, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। वही सेम कंसेप्ट है, इधर से इधर आप जाओगे तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q/R, चार्ज बढ़ाएगा तो रेडियस डिक्रीज होगी, इससे फाई इंक्रीज हुआ, इट मीन्स पोलराइजेशन विल इंक्रीज, और पोलराइजेशन इंक्रीज होने से कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर है ये भी इंक्रीज होगी। और कोवलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज होंगे तो कौन डिक्रीज हो जाएंगे आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज, और आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होने से क्या होगा बेसिक नेचर है ये डिक्रीज होगी, बेसिक नेचर डिक्रीज होगी। तो ध्यान में रखना जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो पोलराइजेशन इंक्रीज होने से कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से एसिडिक नेचर बढ़ेगी, आयनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे, इससे बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? ओके। ऐसे देखो यहां पर इसके कंपाउंड को अपन, ये होता है H2CrO4 एसिड बनाए, ये क्या होगा H2Cr2O7, तो ये वाला तो क्या होगा क्रोमिक एसिड, और यहां पर दो जुड़े होते हैं इसको क्या बोल सकते हो आप डाइक्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड। और इसका जो एनाइन होगा, एक एसिड का एनाइन बेटा क्या होता है एटाइन होता है, तो यहां पे देखो क्या होगा CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमेट आइन, ये होता है क्रोमेट आइन, और इसको आप देखोगे तो क्या होगा Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आइन, ये हो जाता है डाइक्रोमेट आइन। क्लियर है? उतारो इनको। अब देखो इनके बारे में बता देता हूं, उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह अपन ने वैसे तो पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखो जैसे आपके पास में परमैग्नेट आयन है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव आपके पास स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बनाते हो ना MnO4 नेगेटिव, ये होती है टेट्राहेड्रल, ये इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो यहां पर आता है D3S, देखो कैसे आता है Mn, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है 1 2 3 4 5 6 7, आउटरमोस्ट आप देखते हो तो ये होता है ना 4s2 3d5 4p0,
जैसे इलेक्ट्रॉन भरते उस ऑर्डर में मैंने लिखा है। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और पी इसका वेकेंट है। टोटल बॉन्ड कितने बनाने इसको 7, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए 7, तो 5 तो ये हो गए, आपको तो 7 चाहिए, इसका मतलब ये एक्साइट होकर आगे जाएगा, ये एक्साइट होकर ये होता 4s और ये 3d। अब यहां पे देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे 1 2 3 4। याद है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे कितने 4, तो ये 4 होगा 1s और ये 3d। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बता देते हैं, देखो ये तो आउटरमोस्ट सेल है, इसका इनर सेल है, तो इसलिए लिख देते हैं D3s। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन होता है D3s। साथ में इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये बेटा ये वाली सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ के आते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर, डायटोमी के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखाते हो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। पॉलीएटॉमिक है तो यहां पर आप क्या बनाओगे इसकी टोटल बॉन्ड, देखो एक में कितने होंगे 2 2 2 और 1, टोटल कितने 7, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, ये देखो ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा, एक यहां पर आने से, एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक बार ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा 2, एक यहां पर होगा 3, एक यहां पर होगा 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 7/4। ऐसे सेम आप देखोगे MnO4 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है D3s। ऐसे बेटा मैं यहां पर डाइक्रोमेट है उसको भी मैं बता देता हूं, फिर उतार लेना एक साथ में। सेम यहां पर आप देखते हो डाइक्रोमेट या क्रोमेटाइन है, CrO4 2 नेगेटिव या Cr2O7 2 नेगेटिव। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है D3s, सेम कंसेप्ट है ये वाला, यहां पे जो कंसेप्ट बना है सेम कंसेप्ट होता है। और डाइक्रोमेटाइन है ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये देखो 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसमें, जहां पर एक ऑक्सीजन यूनिट होगी वो कॉमन रहेगी, ठीक है। अब यहां पर भी बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो यहां पर देखो क्या ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्या सिग्मा बॉन्ड है तो फिक्स है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन से करेंगे, ये वाले बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखोगे इधर वाले का कितना होगा 2 2 और 1 कितना होगा 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पर है फिर यहाँ पे जाएगा, एक बार यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, याद है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। तो टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 3। ऐसे ही साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 5/3 इधर वाले का इनका। यहां पर तो 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कितना हो गया 1। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट में मैक्सिमम कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। दोबारा से बता रहे डाइक्रोमेट आइन है, इसमें मैक्सिमम पूछ रहा हूं, मैक्सिमम कितने क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है उसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। तो ये जो 3 बॉन्ड है 1 2 3 इनका बॉन्ड ऑर्डर 5/3 है, और इधर वाले 1 2 3 इनका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 5/3। तो मैक्सिमम कितने होंगे 6 क्रोमियम ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। बेटा कोई भी इस टाइप की स्ट्रक्चर हो उसमें मैक्सिमम या मिनिमम का ध्यान रखना है। मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम कितने हो गए 3 ये वाले हो गए 3 ये बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, मिनिमम पूछे जाते हैं तो ये 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। उतारिएगा इसको, हाँ उतारिए बच्चों। नेक्स्ट देखो जो अपने क्रोमेट और डाइक्रोमेट लिखे इसके टेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है। हेडिंग लिखेंगे टेस्ट ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, लिखिएगा टेस्ट ऑफ क्रोमेट ऑब्लिक डाइक्रोमेट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट है, इसका टेस्ट देखिएगा।
देखो ये आपके पास में क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव या डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। अब इसके टेस्ट के लिए देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका टेस्ट किसके साथ में होता है। ऐसे ABCD टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी रिएक्शन X के करवाई तो Y बना फिर Z बना, इस टाइप के। तो देखो इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और इसको कन्वर्ट करता है क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO5। ये क्रोमियम का एनहाइड्राइड बन जाता है, इसको बोल देते हैं अपन क्रोमिक एनहाइड्राइड। किसमें कन्वर्ट किया इसको? क्रोमिक एनहाइड्राइड में। और बेटा ये जो क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है ये ब्लू कलर का होता है। इसका कलर कैसा होगा? ब्लू। अब देखो अगर इसको थोड़े समय के लिए रख दो आप स्टैंडिंग ऑन, तो ये ब्लू कलर होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब CrO5 होता है वो किस में जाएगा? ग्रीन कलर किसका होता है? क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, यानी कि इसमें चला जाएगा Cr2O3। कैसा कलर हो गया? ग्रीन। फिर देखिएगा अगर इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन सल्फाइड जैसे अगर इसके अंदर रखा तो ये जो कलर होता है वो ब्लू कलर है वो मेंटेन रहता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर तो ये स्टेबल रहता है, यानी यहां पे तो ये क्या रहेगा? स्टेबल। और अगर इसको कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr2O3 में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसको दे दिया आपको हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, इससे कंपाउंड बन गया X, उसको स्टैंडिंग ऑन तो ग्रीन कलर का कंपाउंड Y बना, और फिर ये कहा जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा तो X है उसका कलर मेंटेन रहता है, तो XY क्या होंगे? बेटा आपको ये बता दें क्रोमिक एनहाइड्राइड होता नहीं, अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? देखो आपको इसकी स्ट्रक्चर बता भी चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, यहां पे दोबारा बता रहे। ये होता है, याद है ना, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जाता है तो कितना होगा? डबल बॉन्ड इसके कारण क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंगल बॉन्ड प्रोक्साइड बॉन्ड इसके कारण +1, इसके कारण भी कितनी होगी? +1, इसके कारण +1, इसके कारण +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +6। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है। और बेटा यहां पर बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देखोगे कितने मेंबर रिंग है? 3 मेंबर रिंग है, और ये 3 मेंबर रिंग कहीं पर भी फॉर्म होती है तो वो अनस्टेबल होती है। तो ड्यू टू 3 मेंबर रिंग इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के कारण ये क्रोमिक एनहाइड्राइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cr2O3 में, क्योंकि क्रोमियम का जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था आपको? +3 के अंदर। क्लियर हुआ? उतारो इसको, एक और करवाते हैं। उतार लिया? नेक्स्ट है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री में भी आता है, यहां पे भी बता रहे हैं वहां पे भी बताएंगे। देखो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इसको बेटा शॉर्ट में कई बार CCT लिख के भी आ जाता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, इसको कई बार क्या लिखा मिलता है? CCT। ये देखो ये वैसे तो आपको पता है क्लोराइड होता है उसका क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, मैं लिख देता हूं, इट इज क्वालिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ये क्लोराइड होता है उसका क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। साथ में ये टेस्ट होता है वो नॉन रेडॉक्स टेस्ट होता है, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें चेंज नहीं होगा। सेकेंड है इट इज नॉन रेडॉक्स टेस्ट। पहला तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है किसका? क्लोराइड का, या क्वालिटेटिव टेस्ट बोल दो, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्लोराइड आइन। दूसरा ये क्या होगा? नॉन रेडॉक्स टेस्ट होता है। देखो यहां पे क्या होगा, आपके पास में एक एनॉन मिक्सचर होता है, ये एनॉन मिक्सचर है जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट, आपको पहले से पता है
यहाँ पे तो अपन सीख रहे हैं जैसे लेबोरेटरी में करते हैं तब पता नहीं होता, तब इसको परफॉर्म करना होता है। एनॉन मिक्सचर, इस एनॉन मिक्सचर में आप डालते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 डाल दिया, डाइक्रोमेट का टेस्ट पढ़ रहे हैं, या डाइक्रोमेट आयन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। फिर देखो साथ में यहाँ पे डाला जाता है कंसंट्रेट H2SO4। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं, जब ये टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पे सोडियम के साथ में एक सॉल्यूशन बनाकर उसके अंदर इस एनॉन मिक्सचर को मिक्स किया जाता है और उसका नाम होता है LH सॉल्यूशन, लैसाने सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 और इनको सबको मिक्स किया तो यहाँ पर रेड कलर की वेपर होती है जिसका कारण होता है CrO2Cl2, इसको बोल देते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। और इस क्रोमिल क्लोराइड के कारण कैसी वेपर बनती है? रेड वेपर, इसके कारण आएगी आपकी रेड वेपर। तो देखो आपने क्या किया, नॉन मिक्सचर उसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला है, तो यहां पर क्या बनेगी? रेड वेपर। तो रेड वेपर किसके कारण होती है? क्रोमिल क्लोराइड। फॉर्मूला ध्यान में रखना, पूछा जा चुका है, CrO2Cl2। फिर देखो यहां पर आपने NaOH मिला दिया, NaOH आपने मिलाया तो मीडियम कैसा हो गया? बेसिक। और बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4। याद करो क्रोमियम है वो बेसिक मीडियम में कौन सी यूनिट में रहता है? मोनोमेरिक। तो Na2CrO4 मोनोमेरिक यूनिट में चला गया। और यहां पर इसके कारण जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होगा? येलो। इसका सॉल्यूशन कैसा बनता है? येलो सॉल्यूशन बनता है। फिर देखो और कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, तो यहां पर अपन डाल देते हैं एसिटिक एसिड। यहां पर डाला एसिटिक एसिड विथ लेड एसीटेट। इसके साथ में डालते हैं तो यहां पर फॉर्मेशन होता है PbCr4, लेड क्रोमेट इसका फॉर्मेशन होता है। यहां पे तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यहां पे ये किस में आ जाता है? PPT में। इसकी यहां पे क्या बनेगी? येलो PPT। बेटा आपको बता रहे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्लोराइड है, इसका क्वालिटेटिव टेस्ट है, नॉन रेडॉक्स टेस्ट होता है, एनॉन मिक्सचर है, उसके अंदर आपने कंसंट्रेट H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला है, तो रेड वेपर बनेगी, वो किसके कारण बनेगी? क्रोमिल क्लोराइड के कारण। फिर आपने उसके अंदर NaOH मिलाया तो सॉल्यूशन कैसा होगा? येलो सॉल्यूशन। और उसमें लेड एसीटेट डाल दिया तो वहां पर वो क्या होगा? प्रिसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पे देखो ये है नॉन रेडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे सबकी कितनी मिलेगी? +6 है, कैलकुलेट करना आपको आता है। अब देखिएगा यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 है, वो किसकी तरह बिहेव करता है? तो कंसंट्रेट H2SO4 होता है, अपन ये जानते हैं वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कर सकता है। तो बेटा एक चीज तो ध्यान में रखो कि नॉन रेडॉक्स टेस्ट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो बिहेव नहीं किया है। चलो मैं मैकेनिज्म से और इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा मैकेनिज्म बता रहे हैं इसकी। लिखिएगा मैकेनिज्म। आपको इसकी बता रहे हैं मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म बचाते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म में अपन ने देखा, आपके पास में था डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट आएगा, इसके साथ में कॉन्संट्रेट H2SO4 आएगा, तो यहां पर ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और एसिड क्या होता है? जो H+ साइन डोनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको कन्वर्ट कर देगा, ये H+ साइन मिलेगा तो इसके साथ में जुड़ेंगे H2Cr2O7। याद करो बोला था डाइक्रोमिक एसिड में, क्लियर हुआ? साथ में देखो आपको एनॉन मिक्सचर है, उसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, तो लेसाने सॉल्यूशन में सोडियम के साथ में क्या बनाएगा? NaCl। फिर आप यहां पर देखो कंसंट्रेट H2SO4 है, यहां पे भी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या बनेगा? HCl और Na2SO4। जैसे इसका 2 ले लिया तो यहां पे क्या बन गया? 2HCl। अब देखो आगे क्या होगा, यहां पर भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर भी एसिड की तरह। फिर देखो ये जो डाइक्रोमिक एसिड है H2Cr2O7, पहले तो इसको एसिड की तरह बिहेव करके इसको डाइक्रोमिक एसिड में बदला, फिर ये कंसंट्रेट H2SO4 है, इससे वाटर निकाल देगा, यानी किसकी तरह बिहेव करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हियर एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
और इसको कन्वर्ट करेगा Cr2O3। देखो 2 H गए, 1 ऑक्सीजन गया, तो क्या बनेगा Cr2O3, सॉरी CrO3, ये बनेगा CrO3 है, इसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? देखो 7 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन रिलीज हुए, वाटर में डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या बन गया CrO3। अब देखिए आगे क्या होगा, ये बना हुआ CrO3 है, ये यहां पर HCl है, जो बना हुआ HCl है, इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहां पर बनाएगा CrO2Cl2 है, इसका फॉर्मेशन करेगा। और इसके कारण ये क्या होता है क्रोमिल क्लोराइड, और इसके कारण क्या बनेगी रेड वेपर। तो आपने यहां पे देखा कंसंट्रेट H2SO4 है, हालांकि बेटा क्लोराइड है, इसका टेस्ट होता है। और क्लोराइड के लिए आप ये जानते हो क्लोराइड का टेस्ट है वो कहां पे परफॉर्म करते हैं अपन, ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर। फिर भी मैं यहां पर डाइक्रोमेट आ रहा है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग पावर शो नहीं कर रहा। क्लियर हुआ? ओके, तो पॉइंट लिख लेना, इसको उतार लो। क्या पॉइंट लिखोगे? कंसंट्रेट H2SO4 act as concentrate H2SO4 act as strong acid as well as strong as well as dehydrating agent, as well as dehydrating agent। तो यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 ने किसकी तरह बिहेव किया, एसिड की तरह बिहेव किया, साथ साथ में किसकी तरह डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग पावर। लिख लेना, बट डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। क्लियर हुआ? अब एक चीज और आपसे पूछा जाए कि ये वाला टेस्ट है सीसीटी टाइप का टेस्ट है, ये क्लोराइड तो परफॉर्म करता है लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड परफॉर्म नहीं करते। उतार लो इसको, उसको भी मैं लिख देता हूं, पॉज कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा कॉपी पेन साथ में रखा करो और नोट्स बनाते जाया करो। तो आपको यहां पर ये बताया कंसंट्रेट H2SO4 है, वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। फिर देखो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट सीसीटी परफॉर्म बाय क्लोराइड, बट आयोडाइड एंड ब्रोमाइड does not perform CCT टाइप टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टाइप टेस्ट। ऐसा क्यों हुआ बेटा? यहां पर आपको यह बताया कि K2Cr2O7 है, डाइक्रोमेटाइन होता है, वो क्लोराइड है, उसके साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया था। देखो रिएक्शन में लिखवाया था क्रॉस करवा के कि क्लोराइड के साथ में तो बिहेव नहीं करता है, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडाइड और ब्रोमाइड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आप पाउडर लिखवाया था, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर ये वाला टेस्ट नॉन रेडॉक्स नहीं के होकर क्या हो जाएगी, यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ? इसलिए ये वाला टेस्ट होता है, वो क्लोराइड तो परफॉर्म करता है लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं करते। रीजन क्या बताओगे? आयोडाइड और ब्रोमाइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण यहां पर क्या होगा, इट परफॉर्म रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ? ओके, उतारो इसको भी।